तो ये जो चीज आ रही है ये क्या आ रही है सर, ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वी कैन से दैट द पॉइंट P लाइज आउटसाइड द पैराबोला। किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको कितने चीज चाहिए होती है, दो चीजें, भले वो दो पॉइंट हो जाए या एक पॉइंट और एक स्लोप हो जाए। इस पॉइंट से पास होती हुई आप कितनी नॉर्मल्स लिख सकते हो, एक नॉर्मल तो ऐसे लिख सकते हो जिसका स्लोप -1 होगा और एक नॉर्मल ऐसे लिख सकते हो जिसका कि स्लोप 1/2 होगा। किसी एक पॉइंट से अगर 3 नॉर्मल मैक्सिमम ड्रॉ करी जा सकती है तो मान लीजिए एक ने एक बी पर है, एक सी पर है, तो ये ए, बी और सी जो पॉइंट्स हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, को नॉर्मल पॉइंट। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं हूं आपका अपना अरविंद सत्थार। स्वागत करता हूं आपका रफ्तार बैच के अंदर कोनिक सेक्शंस के लेक्चर नंबर 4 के अंदर। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो पॉजिटिव एनर्जी चैनलाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिकॉज आज के इस सेशन के अंदर हम काफी सारी चीजें सीखने वाले हैं बेटा। तो मैं तैयार हूं, क्या आप सारे के सारे तैयार हो? एक बारी चैट बॉक्स के अंदर क्विक शाउट आउट हो जाए कि यार अब तक मैंने कोनिक सेक्शंस के अंदर आप लोगों को जो भी पढ़ाया है, क्या आप लोगों ने उस चीज को पढ़ा है? एक बारी मुझे जल्दी से बताना यार, बिकॉज मुझे ये तो पता चलना चाहिए कि भैया मैं तो चले जा रहा हूं, बच्चा पार्टी हमारे साथ साथ चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ, यस, चलो सही है। तो भैया आज अपन पुष्पा स्टाइल में पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। कोनिक सेक्शन के बहुत ही धमाकेदार लेक्चर होने वाला है, बिकॉज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ये दो चीजें ऐसी होती हैं जहां से आप जेई के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों, राइट। मैं तैयार हूं, उम्मीद करता हूं कि आप भी तैयार हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज की हमारी इस क्लास के अंदर हमारे गोल्स क्या क्या है भैया। सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे पिछली क्लास में जो भी हमने पढ़ा है। उसके बाद हम बात करेंगे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर के पॉइंट से पैराबोला के ऊपर अगर मैं मारूं टेंजेंट तो कितनी टेंजेंट्स मार सकता हूं, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, फिर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो वो टेंजेंट किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मीट करेगी, उसके बारे में जानेंगे। फिर नॉर्मल के बारे में जानेंगे, नॉर्मल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर को नॉर्मल पॉइंट्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज भी देखेंगे को नॉर्मल पॉइंट्स की। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पैराबोला, और फिर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट x1, y1 एंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब तुम सोच रहे होगे सर एक लेक्चर के अंदर इतनी सारी चीजें पढ़ा दोगे आप? हाँ, ये तो बहुत नाइंसाफी है रे। अरे बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। इसमें मेजर जो चीज आएगी वो आएगी नॉर्मल, बाकी सारी की सारी वन लाइनर थिंग्स हैं, सारी की सारी वन लाइनर थिंग्स हैं। सबसे मेजर चीज जो इसके अंदर आएगी, जो थोड़ी सी बड़ी होगी कंपैरेटिवली, जिसको हम थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे, वो होगी नॉर्मल। बाकी सारी की सारी जो है वो नॉर्मल होंगी, मतलब छोटी होंगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चा पार्टी आज का ये सेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा एक सर्कल के, एक पैराबोला के और एक लाइन के कितने तरीके के रिश्ते हो सकते हैं। 3 तरीके के रिश्ते हो सकते हैं भैया। कौन कौन से रिश्ते? या तो लाइन जो है वो पैराबोला के साथ कोई रिश्ता रखे ही नहीं, दोनों दूर। लाइन अपनी दुनिया में मदमस्त, पैराबोला अपनी दुनिया के अंदर मदमस्त। दूसरी बात, लाइन जो है वो पैराबोला के ऊपर इस तरीके से टेंजेंट हो जाए, छू के निकल जाए भैया, छू आई, छुआ और निकल गई, एक ही पॉइंट पे टच करके निकल गई। और तीसरी कि लाइन जो है वो पैराबोला को 2 अलग पॉइंट्स पर काट के निकल जाए। इसके लिए हमने क्या देखा था, किस तरीके से हम ये चेक करते हैं, पैराबोला की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन को आपस में सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाते हैं। अगर उस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आते हैं तब तो ये वाला केस, अगर क्वाड्रेटिक का एक रूट आता है तो ये वाला केस, और अगर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो भैया लाइन का कोई इंटरैक्शन नहीं होता। पिछली क्लास के अंदर पढ़ के आए। फिर हम लोगों ने देखी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। सबसे पहले हम लोगों ने देखी थी पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म यानी कि हमें पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट गिवन है x1, y1, पैराबोला के ऊपर पॉइंट गिवन है, तो जब भी ऊपर पॉइंट गिवन होता है हम t = 0 से टेंजेंट लिख देते हैं। और t को लिखने के लिए ये रूल्स आप लोगों ने सर्कल्स में भी पढ़े होंगे, यही के यही रूल्स पैराबोला में भी हैं, यही के यही रूल्स एलिप्स में भी हैं, और यही के यही रूल्स हाइपरबोला में भी है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स के बारे में। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स भी मैंने लिखना सिखाया था। कैसे लिखना सिखाया था? हमने कहा था पॉइंट फॉर्म आपको आती है, पॉइंट फॉर्म के अंदर ही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख दिए बस x1, y1 के जगह पे, और हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशंस भी
धड़ल्ले से आ जाती थी, यानी यहां पे भी हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर मैंने कहा थर्ड चीज स्लोप फॉर्म के अंदर एक तो मैंने आप लोगों को ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट याद करने का तरीका बताया था और ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। इसमें मैंने कहा था ये वाली और ये वाली याद कर लेना, बाकी दो कैसे याद होंगी, ये तो प्रॉब्लम इतनी सारी करोगे इसके ऊपर की ये तो ऐसी याद हो जाएगी, ये वाली और याद करनी थी और बाकी ये सारी की सारी याद करने की ट्रिक मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर दी थी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू एनी पैराबोला के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल से ये चीज सबसे बेटर समझ में आएगी। देखिए आप लोगों को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x नाम का एक पैराबोला दिया हुआ है। मैंने कहा यार चलो ज्योमेट्री बना देते हैं इसकी। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अच्छा, क्या ये -2,1 जो पॉइंट है वो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं सर, नहीं करता। तो मैंने कहा यार पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो मेरा P पॉइंट है -2,1 ये पैराबोला के मुंह के अंदर लाया करेगा, पैराबोला के ऊपर लाया करेगा कि पैराबोला के आउटर वाले रीजन आउटसाइड द पैराबोला में लाया करेगा? कैसे पता करते हैं सर? आपने बताया था सबसे पहले s लिखेंगे। s कैसे लिखते हैं? इसको इधर लाके इक्वल टू 0 को हटा दो तो y स्क्वायर -4x हो गया। फिर हम लिखते हैं s1 यानी कि इस इक्वेशन के अंदर हम ये जो पॉइंट है जिसकी पोजीशन हम जानना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला वो पुट कर देते हैं। तो y के जगह पे अपन ने पुट कर दिया 1 और x के जगह पे अपन ने पुट कर दिया कितना? -2। तो ये जो चीज आ रही है ये क्या आ रही है सर? ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वी कैन से दैट द पॉइंट P लाइज आउटसाइड द पैराबोला। पहली बात तो ये। अब यहां पर एक चीज है कि भैया -2,1 जो पॉइंट है दैट इज लाइंग आउटसाइड द पैराबोला, देयरफॉर -2,1 lies outside the parabola, lies outside the parabola। भैया ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, देखिए अगर आपको लिखनी है टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट तो मैं आपको एक नोट डलवा देता हूं। सबसे पहले तो इतने का नोट बहुत काम का नोट है भैया। हाँ, गांधी जी से भी बहुत काम का नोट है ये। गांधी जी के नोट होते हैं से भी काम का नोट है। ध्यान से देखना क्या है कि भैया अगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट two tangents can be drawn to any parabola। कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो भाई साहब। अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो पैराबोला के ऊपर? बोलो 2। एक तो मान लीजिए ऐसी और एक मान लीजिए ऐसी। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जिस तरीके से हम सर्कल के अंदर भी 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे, यहां पर भी हम जो है 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। पहली बात तो ये। अब भैया दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गड़बड़, देखिए मैं बताता हूं, है ना। बहुत सारे बच्चे एक गड़बड़ करते हैं। अगर मैं उनको एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लिखने को बोलता हूं ना तो वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो t इज इक्वल टू 0 से टेंजेंट लिख लेते हैं। वी कैन नॉट यूज t इज इक्वल टू 0 टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हियर, टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन सच केसेस। मतलब जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लिखने की बारी आए तो आप t इज इक्वल टू 0 से कभी भी टेंजेंट नहीं लिखोगे। देखिए मैंने पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को ये एक नोट लिखवाया था। मैंने क्या बोला था? जब भी कभी पॉइंट गिवन है पैराबोला के ऊपर, जब भी कभी पॉइंट गिवन है पैराबोला के ऊपर, यू कैन यूज दिस फॉर्म टू राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बोले तो t इज इक्वल टू 0 से आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो। लेकिन t इज इक्वल टू 0 से आप टेंजेंट की इक्वेशन कब लिख सकते हो? जब पॉइंट इज गिवन ऑन द पैराबोला। ये सारे केसेस के अंदर द पॉइंट x1, y1 वाज गिवन ऑन द पैराबोला, इसीलिए हम t इज इक्वल टू 0 से टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते थे। लेकिन यहां पर हमारा जो पॉइंट है -2,1 दैट इज नॉट लाइंग ऑन द पैराबोला। अगर ये नॉट लाइंग ऑन द पैराबोला है तो हम पहली बात जो सीख रहे हैं यहां पर कि t इज इक्वल टू 0 से कभी भी टेंजेंट की इक्वेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि वो गलत होगी। t इज इक्वल टू 0 का इस्तेमाल हम तभी करते हैं
t इज इक्वल टू 0 का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमारा पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करता है। समझे जजमान के नहीं समझे? सारे के सारे बच्चे फिर से बोल रहा हूं, हम कभी भी t इज इक्वल टू 0 से टेंजेंट नहीं लिखते हैं जब भी कभी पॉइंट पैराबोला के ऊपर ना हो। अगर पॉइंट पैराबोला के ऊपर है तब तो लिख दो t इज इक्वल टू 0 से, अगर नहीं है तो t इज इक्वल टू 0 से टेंजेंट नहीं लिखते हैं। चलो फिर क्या करते हैं, फिर देखो जरा सारे के सारे बच्चे, अगर मैं आप लोगों को बोलूं राइट डाउन टेंजेंट, राइट टेंजेंट टू द पैराबोला, राइट टेंजेंट टू द पैराबोला, जैसे क्वेश्चन में है क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, राइट टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x 4x ऑफ स्लोप m, ये तो लिख सकते हैं। स्लोप m की टेंजेंट हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिख सकते हैं। सर क्या सिखाया था मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर, सर y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, याद है आपको, और a का वैल्यू है यहां 1, हियर a बराबर 1 है, तो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी कि नहीं होगी, ऑफ स्लोप m, बताना जरा मुझे। अगर ये हमारी टेंजेंट ऑफ स्लोप m है तो दिस विल बी पासिंग फ्रॉम, दिस विल ऑल्सो बी पासिंग फ्रॉम, ऑल्सो बी पासिंग फ्रॉम -2,1, बिकॉज हमें वहां से पास होती हुई टेंजेंट ही लिखनी है। अल्टीमेटली देखिए, अगर हमारे पास दो टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर सकती है, या कहूं मैं इस पॉइंट से मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं, तो इसका मतलब तो यही है ना कि मेरी यहां से दो टेंजेंट्स पास कर सकती है -2,1 से। तो मैंने कहा अगर मैं m स्लोप की टेंजेंट देख रहा हूं ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो a का वैल्यू 1 है, तो द टेंजेंट विल बी रिटन लाइक दिस इन द स्लोप फॉर्म। और ये टेंजेंट ही अगर -2,1 से पास कर जाए, अगर ये -2,1 से पास कर जाए, तो ये आ गया 1 -2m प्लस 1/m। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए बच्चों, आपके पास m की दो वैल्यूज आ जाएंगी, दो वैल्यूज यहां पर डाल दीजिएगा, आपके पास दो टेंजेंट्स आ जाएंगी जो कि -2, -1 से पास करेंगी। ये मेथड हमेशा 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 लगेगा, ये मेथड हमेशा लगेगा जब भी द पॉइंट इज नॉट गिवन ऑन द पैराबोला। समझ में आ गई बात? जब भी कभी पैराबोला के ऊपर पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो आप स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए टेंजेंट लिखना जानते हैं, उसमें आप इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे ताकि आप अननोन को सॉल्व कर सके, यानी स्लोप के लिए सॉल्व कर सके। समझ में आ गई बात? t इज इक्वल टू 0 से आप इन सच केसेस कभी भी टेंजेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो टेंजेंट आएगी गलत। समझ में आ गई बात? याद रहेगी? भूलोगे तो नहीं? भूलोगे तो नहीं? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं भाइयों और बहनों, भूलोगे तो नहीं? नहीं भूलेंगे सर, नहीं भूलेंगे सर। तो ये कितना आ गया, 2m स्क्वायर प्लस m -1 इज इक्वल टू 0। जी सर, इसके रूट्स निकाल लो जरा, इसके रूट्स आ गए -1 प्लस माइनस √b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a। तो m की वैल्यूज क्या क्या आ रही है सर? m की वैल्यूज आ रही है हमारे पास, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, लेकिन मैं इसी स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन खत्म करना चाहता हूं, इसीलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना यार, है ना। -1 प्लस -3 अपॉन 4, तो ये वैल्यूज मेरे पास क्या क्या आ रही हैं? एक तो आ रही है -1 और एक आ रही है 1/2। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? एब्सोल्युटली सही है। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई आपत्ति? तो एक बारी m का वैल्यू यहाँ पे -1 डाल दीजिए, एक बारी m का वैल्यू यहाँ पर 1/2 डाल दीजिए, आपके पास दो टेंजेंट आ जाएंगी, एक की इक्वेशन ये वाली, एक वाली ये। समझ में आ गई बात? देख लो जरा, m की दो वैल्यूज आ गई, तो मैं ये टेंजेंट कहाँ लिखूं? मैं ये टेंजेंट लिखने के लिए एक स्लाइड ऐड कर लूं क्या? मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, ठीक है? अब तुम थोड़ा सा इतना तो समझ ही जाना यार। तो एक तो आ गई मेरे पास m का वैल्यू -1 डालने पर तो आ गई -x -1, और 1/2 डालने पर कितनी आ गई? 1/2x प्लस 2। ये आपकी दो टेंजेंट्स आ गई।
टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट निकालने का यही तरीका है। क्या? स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए टेंजेंट लिखनी हम जानते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए क्या फॉर्म होती थी, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है क्योंकि पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x गिवन है और उसको हमने -2, 1 से पास करा दिया। m की दो वैल्यूज आई, दो वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, हमारे पास दोनों की दोनों टेंजेंट आ गई। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चे? किसी को कोई आपत्ति? मेरे ख्याल से नहीं होनी। समझ में आ गई बात? चलो जी भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ेंगे एंड दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। अब समझो जरा पहले तो, अगर मैं आप लोगों को ऐसी बात कहूं कि ये आपका एक पैराबोला बन रहा है, ये आपका एक पैराबोला बन रहा है और इस पैराबोला पर मैंने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी और मान लीजिए यहां पर ये दीज टू आर रैंडम पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। मैंने इन दो पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करी है, यहां पे भी और यहां पे भी। समझ में आ रही है बात? यस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने आप लोगों को लेट से बोल दिए a_t1 स्क्वायर, 2a_t1। हम किसके बारे में बात करें? अगर हमने पैरामेट्रिक पॉइंट्स ऐसे लिए a_t1 स्क्वायर, 2a_t1, तो इस बात की गारंटी है कि ये पैराबोला कौन सा वाला होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला होगा। सही बात है गलत बात है? और Q पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमने ले लिया a_t2 स्क्वायर, 2a_t2। a_t2 किसी की मम्मी से नहीं, टिट्टू किसी का नाम है क्या? a_t2 स्क्वायर, 2a_t2 है ना। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा फिक्स होते हैं। क्या होते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा होते हैं a_t1 t2, a_t1 t2, a टाइम्स t1 प्लस t2। अब देखो जरा, अगर मैं आप लोगों से ऐसा बोलूं, पिछला ही वाला क्वेश्चन, -2, 1 से आप कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर पा रहे थे? 2, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल पॉइंट था। तो अभी ये हमारे लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर पाते हैं? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर पाते हैं। अगर मान लीजिए इसी चीज को हम उल्टा देखें कि यहां पर 2 पॉइंट्स कोई थे जिनके ऊपर हमने टेंजेंट डाली, अब वो टेंजेंट कहीं ना कहीं तो काटेगी भैया। वो कहां काटेगी? a_t1 t2, a टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2 पे काटेगी। कब? जब ये पॉइंट a_t1 स्क्वायर, 2a_t1 है और ये पॉइंट a_t2 स्क्वायर, 2a_t2 है। समझ में आ गई बात? अगर एक पॉइंट जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट t1 है, दूसरा पॉइंट जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट t2 है, ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स या वो पॉइंट जहां पर दोनों टेंजेंट्स काटेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a_t1 t2, a टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये कैसे निकाले गए हैं सर, ये भी बता देते। तो देखो जरा, अगर मैं ये इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन पूछूं आप लोगों से, तो आप निकाल सकते हो t इज इक्वल टू 0 से, बिकॉज दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द टेंजेंट, ऑन द पैराबोला। इस पॉइंट पर टेंजेंट बोलूंगा तो भी t इज इक्वल टू 0 से निकाल लोगे, दोनों टेंजेंट आ जाएगी। दो इक्वेशन आ गई है लाइंस की, दोनों को सॉल्व करोगे तो ये कॉमन पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? तरीका वही है, आसान सा। लेकिन हम का प्रूफ क्यों करेंगे? हम लोगों को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि t इज इक्वल टू 0 से इस टेंजेंट की इक्वेशन, t इज इक्वल टू 0 से इस टेंजेंट की इक्वेशन, दो टेंजेंट्स की इक्वेशन यानी दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट ही आ रहा होगा। समझ में आई बात? अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, मैंने आप लोगों को एक स्पेशल क्लास, मतलब पिछली क्लास के अंदर एक चीज बताई थी कि अगर ये आपका पैराबोला है बच्चों और फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो यहां पे अगर ये फोकस है a,0 लेट से, ये अलग बात कर रहा हूं, उसी से लिंक्ड है, लेकिन यहां पे मैं फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो t1 और t2 के बीच में क्या रिलेशन होता है? अगर ये एक फोकल कॉर्ड है तो सर t1 इंटू t2 का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। सही बात है कि नहीं है? फोकल कॉर्ड के केस में बात कर रहा हूं। अच्छा, अब समझना, अगर फोकल कॉर्ड के केस में मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये इस पॉइंट पर काटनी चाहिए a_t1 t2, a टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2। ये हो गया a_t1 t2, a टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2। मुझे एक बात बताना, फोकल कॉर्ड के लिए t1 t2 का वैल्यू कितना होता है? सर -1 होता है। तो ये -a, समथिंग आएगा कि नहीं आएगा? -a, समथिंग, ये -a कुछ खास होता है? कैन एनीबॉडी रिकॉल क्या होता है? x इक्वल टू -a के ऊपर क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स होती है। और यही प्रॉपर्टी नंबर 3 मैंने आप लोगों को
फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ाई थी। मैंने बोला था दिस विल बी डिस्कस्ड लेटर, याद आ रहा है? जो भी लेक्चर्स फॉलो कर रहा है उसको याद आ रहा होगा। मैंने कहा था मैं प्रूफ करवा दूंगा, यहां नहीं तो थोड़ी देर बाद, लेकिन मैं हर चीज को लिंक करवा दूंगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, समझो जरा। अगर मैंने फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट मारा तो हिसाब से a t1 t2 a टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2 पे तो इंटरेक्शन होना ही चाहिए था, बिकॉज वो ये t1 t2 तो कोई भी रैंडम हो सकते हैं। फिर फोकल कॉर्ड के केस में t1 इंटू t2 का वैल्यू -1 होता है, तो ये कोऑर्डिनेट मेरा -a बन गया कि नहीं बन गया, और x इक्वल टू -a के ऊपर ही आपका डायरेक्ट्रिक्स होता है। कहने का मतलब है फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के ऊपर अगर टेंजेंट मारोगे तो वो टेंजेंट कहां काटेगी? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर काटेगी। यही प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर सिखाई थी। समझ में आई बात? लिंक हो रहे हैं फंडे के नहीं हो रहे हैं? हाँ, होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। राइट है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, नॉर्मल को लिखने का तरीका बहुत ही नॉर्मल सा है, बहुत ही आसान सा है। जैसे सर्कल के केस में तो हमारे पास एक पॉइंट होता है सेंटर, जहां से सारी की सारी नॉर्मल्स पास होती है, इजंट इट? सर्कल के केस में हमारे पास एक स्पेशल पॉइंट होता है सेंटर, जहां से सारी की सारी नॉर्मल्स पास होती है। बट पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, देयर इज नो सच पॉइंट, देयर इज नो सच पॉइंट, there is no such point like center in the case of parabola from which all the normals passes, from which all the normals passes। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं भैया? जैसे देखिए सर्कल के केस में क्या हुआ था, कोई भी नॉर्मल होती थी तो वो कहां से पास करती थी? सेंटर से पास करती थी, हाँ या ना? सर्कल के केस में देयर इज नो सच पॉइंट लाइक सेंटर इन केस ऑफ पैराबोला फ्रॉम विच ऑल द नॉर्मल पासेस। अच्छा, ये होता कहां है? ये लाइक सेंटर दिस एज इन सर्कल्स के केस में एक खास बात होती है। क्या? सर्कल्स में एक पॉइंट होता है सेंटर, जहां से सारी की सारी नॉर्मल्स पास करती हैं। वैसा कोई भी पॉइंट पैराबोला में पहली बात तो भैया होता ही नहीं है। इतनी बात याद रहेगी आप लोगों को? पहले तो मुझे ये बताओ। जी सर, याद रहेगी, पहली बात, राइट। दूसरी बात समझो जरा, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि ये मेरा एक पैराबोला है, इस पैराबोला के ऊपर ये एक टेंजेंट है, तो नॉर्मल इसी के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? होगी सर। तो नॉर्मल एट पी, यानी पी पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल लिख रहा हूं तो मुझे किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल इज ऑल्सो एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल और टेंजेंट होती तो स्ट्रेट लाइन ही है, और किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है। रिकॉल करो स्ट्रेट लाइंस चैप्टर को, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस x1। एक तो पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। अगर मान लीजिए आपको दो पॉइंट दे दिए जाए तो दो पॉइंट की मदद से आप स्लोप लिख लेते थे, और फिर एक पॉइंट को यूज करके आप y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1 करके इक्वेशन लिख लेते थे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको कितने चीज चाहिए होती है? दो चीजें। भले ही वो दो पॉइंट हो जाए या एक पॉइंट और एक स्लोप हो जाए तो भी अपना काम बन जाता है, राइट। अब देखो जरा, यहां पे मैंने कहा कि यार मेरी नॉर्मल एट पी की इक्वेशन अगर मुझे लिखनी है तो पी के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे गिवन होंगे। मैंने कहा हाँ, तो आपके पास एक पॉइंट तो है, लेकिन आपके पास स्लोप ऑफ द नॉर्मल नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो अगर मेरे पास टेंजेंट का स्लोप है, अगर मेरे पास नॉर्मल का स्लोप मैंने m मान लिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल टाइम्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टाइम्स स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट कितना होगा? इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट कितना होगा? सब दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर टेंजेंट का स्लोप आप लोगों को लिखने आ गया है पिछली क्लास में, तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल भी लिख दोगे कि नहीं? लिख देंगे सर।
प्रोडक्ट ऑफ दोस टू स्लोप्स विल बी इक्वल टू -1, तो टेंजेंट का स्लोप अगर आ गया तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। नॉर्मल का स्लोप अगर आपके पास आ चुका है तो क्या आप नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं, बिकॉज पी पॉइंट तो आप लोगों को ऑलरेडी गिवन था। तो अगर स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपके पास आ गया है तो लाइक दिस यू कैन राइट डाउन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दिस पर्टिकुलर थिंग this method is true for all the parabolas. This method is correct for all the parabolas मतलब कोई भी पैराबोला हो दुनिया का, ये जो फंडामेंटल तरीका मैंने आप लोगों को बताया है ये हर पैराबोला के लिए वैलिड है, हर पैराबोला के लिए। चलिए तो अब 1 बाय 1 उनके बारे में बात भी कर लेते हैं भैया। अब 1 बाय 1 अगर उनके बारे में बात करना चाहते हैं तो वो भी कर लेते हैं यार, की फर्क पैदा है। चलिए जी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं अगर आप लोगों से कहूं कि आप लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दो मेरे को, है ना, ये टेंजेंट है मेरी, मैं आपसे बोल रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दो एट द पॉइंट 80 स्क्वायर 280 ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वी नो कि 80 स्क्वायर 280 इज लाइंग ऑन द पैराबोला, तो t इज इक्वल टू 0 विल गिव अस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ या ना? सही बात है। तो मैंने कहा यार एक बारी टेंजेंट की इक्वेशन लिखो जरा। आपने कहा सर t इज इक्वल टू 0 से मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, तो y स्क्वायर की जगह लिखेंगे y इंटू y1, यहाँ पे y1 का वैल्यू 280 है, तो y इंटू 280 इज इक्वल टू यहाँ पे 4a तो एज इट इज आ गया, x की जगह पे लिखते हैं x प्लस x1 बाई 2 यानी कि x प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। तो ये चीज मेरे पास कितनी आती है देखो जरा, ये 2 और ये 4a कट के 2a बन जाएगा, 2a से ये वाला 2a कट जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, ये मेरी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ गई मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन? yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। अगर मैं यहां से बोलूं कि t को अगर मैं नीचे भेज दूं तो ये इक्वेशन ऐसी आ जाएगी कि नहीं? आप कहोगे आ जाएगी। और ये चीज y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म के अंदर आ गई, तो दिस इज गोइंग टू बी माई स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉट? ये मेरी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी सारे के सारे बच्चे? तो आपकी ये जो टेंजेंट आती है एट द पॉइंट 80 स्क्वायर 280 ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसका स्लोप कितना होता है? 1/t होता है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? बताना जरा मुझे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपका 1/t है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा जरा मुझे बताओ। सर स्लोप ऑफ नॉर्मल टाइम्स स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर मेरे पास आ चुका है 1/t तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा? -t आ जाएगा कि नहीं? यस सर। और अगर आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ चुका है तो आप नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं सर। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपके पास -t आ गया, तो आपको पता है कि आपकी नॉर्मल जो है वो इस पॉइंट से तो पास कर रही है, यानी कि देखिए 80 स्क्वायर 280 से तो पास कर रही है और उसका स्लोप है -t। तो आप इस तरीके से नॉर्मल की इक्वेशन लिख लोगे? बिल्कुल लिख लेंगे सर। अगर आपने नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली तो इसी को रीअरेंज करिए तो आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन ऐसी आ जाती है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको याद करिएगा, रिमेंबर दिस। ठीक है, यानी कि ये है, क्या है ये? दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट पॉइंट, किस पॉइंट पर? 80 स्क्वायर 280। याद रखनी चाहिए ये बात आपको। क्या बोल रहा हूं? ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू xt इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, y प्लस xt इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, ये क्या है? दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी ये वाली टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax
एट द पॉइंट व्हाट, एट द पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। समझ में आ गई बात, ये याद रहेगी। चाय पानी बादाम के साथ लेते रहे भैया, बहुत काम की इक्वेशन है, हम लोगों ने याद करनी है। और अगर ये याद हो जाएगी तो मैं बाकी सारे के सारे स्टैंडर्ड पैराबोला की आप लोगों को याद करवा दूंगा। एक याद करिए, बाकी सबका काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? यस। तो देखिए ये टी के टर्म्स में आई है। अब यहां पे अगर मैं टी का वैल्यू पूछूं तो वो माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल भी है। टी का वैल्यू पूछ रहा हूं, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो टी इज नथिंग बट माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ द नॉर्मल एज वेल। तो इसकी जगह ही टी के जगह पे अगर मैं रिप्लेस कर दूं माइनस एम, या कहूं जहां पे m इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर मैं t के जगह पे माइनस एम डाल दूं, t के जगह पे माइनस एम डाल दूं, वेयर m इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, वेयर m इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो मेरे पास ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर आ गई t के टर्म्स में, और ये इक्वेशन जो है वो मेरे पास m के फॉर्म में आ गई, स्लोप के फॉर्म में आ गई। तो ये दोनों याद होनी चाहिए, और अगर ये चीज आपको याद है तो यहां से यहां पे आप बड़े आसानी से पहुंच जाओगे। तो मेरे ख्याल से आप दोनों याद कर लो तो भी ठीक, और अगर एक याद कर ली तो t की जगह माइनस एम डालने से दूसरी फॉर्म आ जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गई? मैं तो कहता हूं एक याद करो, कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये वाली याद कर लो, y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। क्या होता है ये? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला के ऊपर 80 स्क्वायर कॉमा 280 पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और इसी में t के जगह जब माइनस m डाल देते हैं तो स्लोप के अंदर हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाती है। चलिए जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात के ऊपर। तो हमारे पास ये जो पैराबोला गिवन है, क्या ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कैटेगरी का है? ऑफ द कैटेगरी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यस सर, क्योंकि a का वैल्यू 3 है। मैंने कहा अगर a का वैल्यू 3 है तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या जानते हैं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दो फॉर्म्स के अंदर हमने इस पैराबोला के लिए सीखी थी। क्या क्या सीखी थी? एक तो y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, और स्लोप के टर्म्स में हमने क्या सीखी थी? t के जगह पे बस आप माइनस m डाल दीजिए, t के जगह पे माइनस m डालेंगे तो ये आ गया कुछ ऐसा। अब यहां पर देखिएगा, आपको बोल रहा है कि ये जो चीज है ये एक नॉर्मल टू द पैराबोला है। अगर ये नॉर्मल टू द पैराबोला है तो पहली बात तो हमने इसको ऐसा लिख दिया, तो इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप -1 है, तो m का वैल्यू मेरे को -1 गिवन है एक तरीके से, और ये नॉर्मल है। तो भैया यहां से हम a का वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हियर नॉर्मल कैन बी रिटन एज y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू a का वैल्यू 3 है, m माइनस ए एम क्यूब, ऐसे लिखी जा सकती थी। a का वैल्यू 3 है और हियर m इज इक्वल टू -1 इज गिवन, तो यहां पर मैं अगर देखूं तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? y प्लस x, y प्लस x इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है? m के जगह पे -1 डालना है तो ये आ गया 6 प्लस 3, तो ये कितना आ गया? y इज इक्वल टू -x प्लस 9, ऐसा आ रहा है नॉर्मल की इक्वेशन। तो k का वैल्यू कंपेयर कर लो इन दोनों को, कितना आ रहा है? k का वैल्यू 9 आ रहा है सर, तो B फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं फिर से बताता हूं, ये पैराबोला मेरा ऑफ द कैटेगरी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। इस पैराबोला के लिए हम तो नॉर्मल की इक्वेशन दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक याद करिए, दूसरी ऑटोमेटिकली याद करने का ट्रिक मैंने बताया है। क्या है? y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, t के जगह माइनस m डाल देंगे तो दूसरी फॉर्म आ जाती है, आ गई। अगर इस पैराबोला के लिए मैं टेंजेंट नॉर्मल इस तरीके से लिखता हूं, तो इसके लिए a का वैल्यू 3 है, तो a का वैल्यू यहां पर 3 डाल देता हूं, तो मेरी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब मुझे बोल रहा है कि ये लाइन खुद एक नॉर्मल है उस पैराबोला की, तो मैंने कहा यार यहाँ पे m का वैल्यू निकाल लेता हूँ, -1 आया, m का वैल्यू -1 मैंने यहाँ डाल दिया, तो मेरी नॉर्मल इस तरीके से आ रही है। अगर नॉर्मल इस तरीके से आ रही है, मुझे क्वेश्चन बोल रहा था k का वैल्यू निकालो, तो कंपेयर करने पर साफ दिख रहा है k का वैल्यू कितना होगा? 9, और आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का तो बताइएगा, मेरे ख्याल से नहीं होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आपको पूछ रहा है कि भैया नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स, मतलब ऐसी नॉर्मल्स अलग अलग कितनी
ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द पॉइंट 11/4 1/4 टू द पैराबोला दिस। मतलब इस पॉइंट से आप कितनी नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो ऑन दिस पर्टिकुलर पैराबोला। अब यहां पे मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे बच्चे। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, टेंजेंट की बात कर लेता हूं पहले, ये मेरा एक पैराबोला है, बाहर के पॉइंट से मैं कितनी टेंजेंट डाल सकता हूं, तो मैंने आप लोगों को बताया 2 टेंजेंट। अगर पॉइंट यहां पे है तो मैं कितनी टेंजेंट डाल सकता हूं, 1 टेंजेंट। अगर पॉइंट यहां है तो मैं कितनी टेंजेंट डाल सकता हूं, 1 भी नहीं। ये होता है टेंजेंट के फंडे। अगर पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द पैराबोला तो कोई टेंजेंट नहीं, अगर पॉइंट इज लाइंग ऑन द पैराबोला तो 1 टेंजेंट, अगर पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द पैराबोला तो 2 टेंजेंट। सेम एज सर्कल्स जी, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सर्कल्स के केस में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं नॉर्मल डाल रहा हूं तो कितनी नॉर्मल्स ड्रॉ करी जा सकती है, केवल 1। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल, आप कितनी नॉर्मल यहां से पास होती हुई लिख सकते हो, तो केवल 1। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द सर्कल, यहां से पास होती हुई कितनी नॉर्मल लिख सकते हो, तो केवल 1। हाँ या ना फील करेंगे सारे के सारे बच्चे? भाई जो भी डायमीटर से पास कर जाए वो लाइन राइट है जी। चलिए मैं कहता हूं पैराबोला के केस में नॉर्मल्स का, नंबर ऑफ नॉर्मल्स का गणित कुछ अलग होता है। क्यों होता है ऐसा अलग, थोड़ा सा समझिएगा जरा। सबसे पहले तो मैं अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखूं तो सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट की पोजीशन पता करता हूं, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ पॉइंट 11/4 1/4 विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला y² = 4x। पहले ये पता करता हूं, तो s का वैल्यू कितना आया सर, y² - 4x। तो S1 का वैल्यू कितना आया, 1/4 का होल स्क्वायर -4 × 11/4। तो ये कितना आ गया, ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मींस इनसाइड द पैराबोला, देयरफॉर 11/4 1/4 लाइज इनसाइड द पैराबोला। इतनी बात करेक्ट है भैया, देख लो जी सर, इतनी बात करेक्ट है। मैंने कहा ठीक है, अगर इतनी बात करेक्ट है तो आप थोड़ा सा पैराबोला को ड्रॉ करो। आपने कहा सर अपना पैराबोला विल बी ड्रॉन समथिंग लाइक दिस, और पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द पैराबोला मींस यहां कहीं होगा सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है बिकॉज एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। तो यार ये अपना पॉइंट हो गया 11/4 1/4। मैंने कहा चलो ठीक है। अब यहां से कितनी नॉर्मल्स लिख सकते हैं, समझना जरा, ये बहुत ही तगड़ी चीज है, समझना। यहां सारे के सारे बी अटेंटिव, एवरीवन कुर्सी की पेटी बांध लीजिए बिकॉज बहुत ही तगड़ी चीज बताने जा रहा हूं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप y² = 4x पैराबोला के ऊपर नॉर्मल का इक्वेशन लिखिए, नॉर्मल का इक्वेशन, तो आप लोगों को फॉर्म याद है, भले ही स्लोप वाली कह लो, भले ही वो टी वाली, y = xt + 2at + at³। और नॉर्मल m फॉर्म में अगर बोलूं तो y = mx - 2am - am³। ऐसा तो मान लीजिए कि मैंने उसके फॉर्म में बात करी, y = mx - 2am - am³, ऐसी होगी। और a का वैल्यू यहां पर 1 है तो मैं a का वैल्यू 1 डाल दे रहा हूं, a का वैल्यू मेरा 1 है, सिंस a = 1 मुझे गिवन है। तो ये मेरी नॉर्मल की इक्वेशन होगी। अच्छा, मुझसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इस पॉइंट से कितनी नॉर्मल्स लिख सकते हो। तो देखिए दिस पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द पैराबोला, तो जब पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द पैराबोला तो हमने टेंजेंट्स के लिए क्या किया था, पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी थी y = mx + a/m करके, फिर उस पॉइंट को उसके अंदर सेटिस्फाई करा दिया था। याद है आपको, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो -2, 1 वाला सबसे फर्स्ट एग्जांपल आज का। एक्सटर्नल पॉइंट के केस में हमने क्या किया था, टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे तो पहले हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख ली टेंजेंट की, फिर उस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाया उस लाइन के अंदर। तो यहां पर भी नॉर्मल की इक्वेशन पहले लिख ली, अब इस पॉइंट 11/4 1/4 को सेटिस्फाई करवाएंगे। लेट्स सेटिस्फाई 11/4 1/4 इन दिस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं समझो जरा। मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इससे आप कितनी नॉर्मल्स लिख सकते हो। मैं कहा यार ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, बट मान लीजिए ये जो भी नॉर्मल्स लिखेंगे वो 11/4 1/4 से तो पास होनी चाहिए। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि यहां से आप कितनी नॉर्मल्स लिख सकते हो, मतलब जो भी नॉर्मल्स लिख सकते होंगे वो 11/4 1/4 से पास कर रही होगी। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल सही बात है, कर रही होगी। तो मैंने कहा यार 11/4 1/4 को इसके अंदर सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो मोमेंट आप इसको इसके अंदर सेटिस्फाई कराओगे तो ये आ गया 1/4 =
m इंटू 11/4 माइनस 2m माइनस m क्यूब, ऐसी इक्वेशन आ गई बेटा। और क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? सर दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन m। अगर ये क्यूबिक इन m है तो आप इसके रूट्स निकालिए। क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला तरीका, पहला रूट कैसे निकालते हैं? हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल अगर करते हैं तो m का वैल्यू लेट से मैंने 1 ट्राई किया, तो 11/4 माइनस 3 अगर करेंगे तो -1/4 आ रहा है। यस, सही बात है। अगर मैंने 1 ट्राई किया तो यार 11/4 माइनस 3 यानी -1/4, तो -1 मेरे ख्याल से रूट आ रहा है। -1 देखेंगे जरा, m इज इक्वल टू -1 इज वन ऑफ द रूट। हाँ या ना? m इज इक्वल टू -1 इज वन ऑफ द रूट्स। यस और नो? फील इट एवरीवन। m इज इक्वल टू -1 इज वन ऑफ द रूट। यप, अगर m इज इक्वल टू -1 मेरा एक रूट है तो m प्लस 1 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो बाकी के भी 2 रूट्स आ जाएंगे एवरीवन। बाकी के 2 रूट्स क्या आएंगे? जल्दी से निकालेंगे सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे निकालेंगे जल्दी से कि बाकी के 2 रूट्स क्या आएंगे। मैं यहां पर एक स्लाइड ऐड कर देता हूं मीनवाइल। यस, तो 2 रूट्स क्या क्या आएंगे निकालो जरा। तो हमारी इक्वेशन ऐसी आ रही थी 1/4 इज इक्वल टू 11m/4 माइनस 2m माइनस m क्यूब। तो मैंने कहा यार एक बार एलसीएम अगर ले ले और फिर इधर सारे टर्म्स एक तरफ कर दें तो ये आ जाएगा 4m क्यूब, ये आ जाएगा प्लस 8m, ये आ जाएगा -11m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहां से मुझे एक चीज तो दिखी रही थी कि m इज इक्वल टू -1 इज वन रूट, है ना? m इज इक्वल टू -1 इज वन ऑफ द रूट। यस, तो m प्लस 1 से अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को डिवाइड करता हूं, देखिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, है ना? और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के, ये सबसे बेसिक तरीका है ना? और भी बहुत सारे तरीके, देखिए ये निकाल लीजिए, एक तो इससे निकाल लीजिए क्वाड्रेटिक, और एक तरीका और बताता हूं आपको। अगर मैं m प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि भैया मेरा ये एक्सप्रेशन बन जाए 4m क्यूब प्लस 8m माइनस 11m प्लस 1, ऐसी चीज मुझे चाहिए। बेसिकली यही है फंडा। तो देखिए जरा, सबसे पहले तो मेरी बात यहाँ पे जो भी आएगी वो क्वाड्रेटिक आएगी। क्यों क्वाड्रेटिक होगा? यानी m स्क्वायर का टर्म होगा, तभी वो m से मल्टीप्लाई होकर मैक्सिमम m क्यूब बनाएगा। तो मैंने कहा यार लेट से मेरी क्वाड्रेटिक जो है वो कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। फिर मैंने कहा यार इस a इंटू ये टर्म और ये टर्म ही मल्टीप्लाई होके 4m क्यूब बनाएंगे, और तो कोई चारा नहीं है। तो इस a की वैल्यू डोंट यू थिंक कि 4 होनी ही चाहिए? मैंने कहा चलो यार बढ़िया, m की वैल्यू अपने को डायरेक्टली मिल गई। फिर कांस्टेंट टर्म केवल इन्हीं दोनों से मल्टीप्लाई होके आता है, और किन्हीं दोनों से मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट टर्म आ सकता है क्या? नहीं। तो 1 इंटू सी का वैल्यू उस तरफ 1 के बराबर होना चाहिए, यानी सी का वैल्यू भी 1 होना चाहिए। तो सी का वैल्यू भी मैंने 1 हो गया। अब मेरे पास बचा क्या? पी बचा। तो मैंने कहा यार देखिए ये 8m, एक मिनट, है ना? अच्छा ऐसा है, तो इसको तो -3m भी लिख सकते थे, है ना? ये वाली चीज तो -3m भी लिखी जा सकती है यार, कोई बात नहीं, अभी लिख देंगे, है ना? -3m ऐसे भी लिखी जा सकती थी। तो यही इक्वेशन तो मेरी ऐसी हो गई, 4m क्यूब -3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। की फर्क पड़ता है ना? ये आ गया, तो यहाँ पे -3 लिख दो यार तुम। बात तो वही है, अल्टीमेटली बात वही होने वाली है ना, डोंट वरी, बात वही होने वाली। -3m प्लस 1, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो यार, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे क्या एजेंडा बच गया? बी बच गया भैया। अब मैंने कहा यार देखो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, m स्क्वायर कैसे कैसे आ सकता है? एक तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो और एक ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो तभी m स्क्वायर आ सकता है, और तो कभी नहीं आ सकता। तो b टाइम्स ऑफ m स्क्वायर प्लस 4, ये चीज 0 होनी चाहिए कि नहीं? बिकॉज वहां पे m स्क्वायर का एक भी टर्म नहीं है। तो b का वैल्यू -4 आ गया। अब b का वैल्यू -4 आ गया तो मेरी क्वाड्रेटिक बन नहीं गई, सीधे हो गया ना ये, b का वैल्यू -4। तो मेरे पास ये आ रहा है भैया। अगर ये आ रहा है तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि बाकी के रूट्स क्या आ रहे होंगे? 2m-1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2m-1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ये अगर 2m-1 का होल स्क्वायर है तो m इज इक्वल टू हाफ हाफ, तो m इज इक्वल टू हाफ इज दी अनदर रूट, आया ना?
m इज इक्वल टू हाफ इज द अनदर रूट। तो अगर अनदर रूट ये हो गया तो आप कितनी नॉर्मल्स लिख पाए? m की वैल्यूज कितनी आई है आपके पास बेटा? m की कितनी वैल्यूज आई है आपके पास? m की कितनी वैल्यूज आ रही है आपके पास? सर एक तो आ रही है m इज इक्वल टू -1, है ना, और एक आ रही है m इज इक्वल टू हाफ। तो m की कितनी वैल्यूज आ रही है आपके पास? देयरफॉर वी आर गेटिंग टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ m। अगर हमको दो वैल्यूज ऑफ m मिल रही है तो हम दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे बताओ जरा? क्योंकि पिछली वाली ये जो इक्वेशन थी इसके अंदर एक बारी तो हम m इज इक्वल टू -1 और एक बारी m इज इक्वल टू जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है, 1/2 आई गेस, यस, वो पुट कर देंगे तो दो नॉर्मल्स की इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी सारे के सारे बच्चे? तो इस पॉइंट से पास होती हुई आप कितनी नॉर्मल्स लिख सकते हो? एक नॉर्मल तो ऐसे लिख सकते हो जिसका स्लोप -1 होगा, और एक नॉर्मल ऐसी लिख सकते हो जिसका कि स्लोप 1/2 होगा। -1 स्लोप वाली नॉर्मल ऐसी होगी, सोचो जरा, और 1/2 वाली नॉर्मल ऐसी होगी, हाँ या ना? तो हाउ मेनी नॉर्मल्स यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑन टू द पैराबोला? कितनी कर सकते हो? दो कर सकते हो। वी आर गेटिंग टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ m, देयरफॉर टू टेंजेंट्स कैन बी, टू नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यहां पे मैक्सिमम डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ m कितनी आ सकती थी? यहां पर मैक्सिमम डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ m 3 आ सकती थी बच्चों, बिकॉज दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन m एंड ऑलवेज दिस विल कम क्यूबिक इन m ओनली। देखो जरा, क्योंकि मेरी ये जो इक्वेशन है इसमें m क्यूब आता है, तो पॉइंट सेटिस्फाई करवाने के बाद हमेशा ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन सकती है। अब क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम तीनों के तीनों रूट्स अलग हों, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जैसे अगर मैं बात करूं x+1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, उसके तीनों के तीनों रूट्स एक जैसे होते हैं। अगर मैं बात करूं x+1 टाइम्स x+2 इंटू x+3, तो ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके तीनों के तीनों रूट्स अलग हैं। तो एट मैक्स अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन के, जो इक्वेशन m क्यूब के अंदर बन रही है उसमें 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ m आ सकती है, यानी कि एट मैक्स आप कितनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन टू द पैराबोला? नोट, at max means at maximum 3 normals can be drawn from a point. At max 3 normals can be drawn from a point onto the parabola. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, मतलब किसी एक पॉइंट से आप मैक्सिमम कितनी नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए? 3। क्योंकि अगर m की तीनों वैल्यूज अलग अलग आ जाती तो मेरे पास यहां पर 3 अलग अलग इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल आती कि नहीं आती, एंड ऑल दीज नॉर्मल्स वर डेफिनेटली पासिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन दैट केस। बिकॉज हमने किया ही क्या है, हमने y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब एक इक्वेशन ली और उसके अंदर ये पॉइंट को सेटिस्फाई करवाया। तो अगर ऐसा केस कभी आ जाता कि तीन वैल्यू ऑफ m मिल जाती, तो मैक्सिमम आप 3 ही मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे m की वैल्यूज जो है वो 3 से ज्यादा मिल जाएगी। सही बात बोल रहा हूँ, गलत बात बोल रहा हूँ? हाँ, तो एट मैक्स 3 हो सकती है, हो सकता है 2 हो जैसे इस केस में हुई है, हो सकता है आपको एक ही मिले, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और ये भी हो सकता है कि भैया, समझ में आ रही है ना बात, क्यूबिक इक्वेशन के या तो 3 रूट्स हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं लाइक दिस, या एक रूट रियल हो सकता है, 2 रूट ना रियल हो सकते हैं। ये चीज आप लोगों ने थोड़ी बहुत जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के अंदर या कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर के अंदर मेरे ख्याल से जरूर पढ़ी होगी, राइट? तो ये चीज हो गया बेस्ड ऑन दैट। क्लियर है? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट इसके अंदर? मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों से क्या कहा कि नॉर्मल की फॉर्म हमें सबसे पहले तो किस पैराबोला के लिए याद करनी है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए याद करनी है। अगर हमने 80 स्क्वायर 280 पॉइंट पर याद कर ली, यानी y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, या अगर हमने इसी t की जगह माइनस m डाल दिया तो y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये हमें याद करना है। इतना याद करने के बाद बाकी सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा और आप लोगों के दिमाग में खट से बैठ जाएंगी। कोई भी बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए पॉइंट फॉर्म, जिस तरीके से हमने टेंजेंट के अंदर पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी,
पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ी थी, स्लोप फॉर्म पढ़ी थी ऑफ टेंजेंट्स, उसी तरीके से हम नॉर्मल में भी ये तीनों की तीनों चीजें पढ़ने जा रहे हैं। अब समझिएगा जरा, ये आपको डोंट नीड टू मेमोराइज, यू डोंट नीड टू मेमोराइज दीज, डोंट नीड टू मेमोराइज, आपको जरूरत नहीं है इन चीजों को याद करने की, पहली बात तो ये, ठीक है। इन चीजों को तो याद करने की मैं कहता हूं कतई आप लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन समझिए कि ये आती कहां से। अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो मैं आप लोगों से कहूं अगर dy बाई डी एक्स लिखो, तो आप लोगों को dy बाई डी एक्स लिखना आता है क्या फिजिक्स में? अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आ जाए तो ये चीज समझ लेना, नहीं आ जाए तो इस पार्ट को स्किप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो समझना जरा, अगर मैं dy बाई डी एक्स लिखता हूं तो यह आ गया 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। तो यहां से अगर मैं dy बाई डी एक्स का वैल्यू पूछता हूं तो वो कितना आ गया, 2a बाई y आ गया। अब dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट वॉट, dy बाई डी एक्स अगर मैं वैल्यू x1 y1 पर निकालता हूं तो आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा दैट दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट ओनली एट द पॉइंट x1 y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, आया ना। तो अगर ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ओनली x1 y1 क्या होगा सर, वो होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, बिकॉज टेंजेंट का स्लोप इंटू नॉर्मल का स्लोप इज इक्वल टू -1 होता है। तो यहां पे मैं इस चीज को, पहली बात तो ये 2a अपॉन y1 लिख सकता था बिकॉज एट द पॉइंट x1 y1 निकालना था। तो यहां पे ये चीज मेरी कितनी आ जाएगी, ऐसी कुछ, तो ये चीज कितनी आ गई, -y1/2a। तो ये मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, देखिए जरा स्लोप ऑफ नॉर्मल, और मुझे पता है कि मेरी नॉर्मल x1 y1 से पास होगी, ये मेरा स्लोप हो गया। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाई हुई है, देखो जरा। सिमिलरली ये सारी फॉर्म्स भी उसी पैटर्न पर लिखी हुई है, समझ में आ गई बात। अगर मैं इसके लिए बात करता dy बाई डी एक्स की, तो इसके लिए dy बाई डी एक्स यानी ये वाला वैल्यू जो है वो -2a बाई y1 आता। अगर ये वैल्यू -2a बाई y1 आता इसके लिए, तो यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल में वो आ जाता y1/2a, देखो जरा y1/2a लिखा हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन तो आपको करना आता ही होगा, इसका तो और ज्यादा अच्छे से आता होगा। 4a को नीचे भेज दीजिए तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2x अपॉन 4a आ जाएगा, सही बात है, यानी x अपॉन 2a। x अपॉन 2a आपका क्या हुआ, स्लोप ऑफ नॉर्मल हुआ, x1 अपॉन 2a। तो नॉर्मल का, सॉरी टेंजेंट का स्लोप हुआ x1 अपॉन 2a, तो नॉर्मल का कितना हो जाएगा, -2a बाई x1, देखिए जरा -2a बाई x1। समझ में आ गई बात? अगर समझ में आ गई तो ठीक, नहीं आई तो इस पार्ट को भले ही आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉइंट फॉर्म के अंदर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर आपको डिफरेंशिएशन के अंदर फिजिक्स में जो पढ़ाया गया है उसमें थोड़ा बहुत भी कमांड है तो। अगर वो चीज नहीं आती आपको, कोई बात नहीं, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये वाली चीज तो मैंने आप लोगों को याद करवाई दी है, ये वाली कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए अगर मैं 80 स्क्वायर 280 पर एक नॉर्मल लिख रहा हूं तो द नॉर्मल विल बी रिटन लाइक दिस, y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। और ये तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में आपको पिछली क्लास और उससे भी पिछली क्लास के अंदर भी बता गया हूं, 3 रेगुलर क्लासेस से मैं आपको ये चीज बताते आ रहा हूं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से बेसिकली, ठीक है। अच्छा ये देखिए, अब देखिए ये याद कर ली अगर आपने, तो बाकी की कैसे याद करोगे वो थोड़ा सा समझना, ठीक है, वो थोड़ा सा समझना। देखिए यहां पे तो कोई खास चेंज है नहीं, केवल इस प्लस की जगह माइनस है, तो अगर ये वाला याद रह गया तो ये तो याद रह ही जाएगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। और आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप इसको कैसे याद कर सकते हो, देखिए मैं बोलता हूं। अगर मैं इस कर्व के अंदर x की जगह पे -x डाल दूं, x की जगह पे -x डाल दूं, तो टेंजेंट की इक्वेशन में भी x की जगह पे -x डाल दिया तो ये आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं आपको बताता हूं, रिमेंबर दिस टू दिस, हाउ, रिप्लेस x बाय -x, तो आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, देखो जरा, इस x के जगह पे -x डाल दिया बस, और कुछ नहीं। तो ये याद है तो दूसरी वाली याद हो गई ऑटोमेटिकली x की जगह -x डालने से, बिकॉज यहां पे अगर x की जगह -x डालता हो तो दूसरा कर्व आता है, तो इसमें भी ऐसे ही हो गया। याद करने का तरीका समझ में आ रही है बात? मैंने कहा चलो ठीक है, फर्स्ट वाली याद की, सेकंड वाली याद हो गई। मैंने कहा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यहां से अगर मुझे यहां आना है तो रिप्लेस इंटरचेंज x एंड y, इंटरचेंज x एंड y, तो देखिए यहां पे भी इंटरचेंज x एंड y हो गया है,
देखिए y के जगह x लिख दिया और x के जगह y लिख दिया, बाकी तो राइट हैंड साइड तो सेम ही है, हाँ या ना। तो पहली अगर याद करी तो तीसरी भी याद हो गई कि नहीं हो गई भाई? पहली याद करी तो तीसरी भी याद हो गई कि नहीं हो गई? और अगर ये याद हो गई तो इससे अगर मुझे ये वाली याद करनी है तो मैं y के जगह माइनस वाई डाल दूं। y के जगह अगर माइनस वाई डालूंगा तो ये इक्वेशन आती है, तो सिमिलरली यहां पे भी y के जगह माइनस वाई डालूंगा तो ये आएगी कि नहीं आएगी? यानी रिप्लेस y बाय माइनस वाई। हो गया काम एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत? तो दीज फॉर्मूलाज कैन बी इजीली रिमेंबर्ड बाय द ट्रिक्स दैट आई हैव गिवन यू। क्लियर है? किसी को कोई आपत्ति इसके अंदर? एक याद करो, बाकी तीनों याद हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लोप फॉर्म भी देख लेते हैं। स्लोप फॉर्म ये तो हम लोग देख के आई गए हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am। अब अगर मुझे यहां से ये वाली याद करनी है तो कैसे करें? अगर मैं यहां पे बोलूं कि यार, अगर मैं यहां पे बोलूं a के जगह माइनस a डाल दिया तो ये वाली याद हो जाएगी। देखो जरा, a के जगह माइनस a डालने से ये आती है, रिप्लेस a बाय माइनस a। अच्छा, अब बच्चे यहां पे क्या गड़बड़ करते हैं देखो जरा, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं? बच्चे बोलते हैं सर यहां पे भी अगर मैं x के जगह y और y के जगह पे x डाल दूं तो ये याद है तो ये भी याद हो जानी चाहिए। नो, हियर इंटरचेंजिंग x and y does not give the required normal। क्यों लिखा है मैंने? देखो जरा, t वाले के केस में क्या था? t वाले के केस में अगर इसमें x की जगह y डाल दोगे, y के जगह x डाल दोगे तो ये बड़े आसानी से आ जाती। तो इसीलिए मैंने बताया था इंटरचेंज x एंड y कर दो तो ये वाली भी आ जाएगी। लेकिन यही की यही चीज m स्लोप के केस में नहीं होती है, वो t के केस में होती है केवल। तो यहां पे ये ट्रिक मत लगा देना। क्या बोल रहा हूं मैं? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए x और y को इंटरचेंज करना यानी नॉर्मल की इक्वेशन गेट करना, वो केवल t के केस में होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म के केस। यहां पर ऐसा नहीं होता। देखिए यहां पे y है तो यहां पे भी y लिखा है, x है तो x लिखा है, तो हियर दैट ट्रिक डज नॉट वर्क। ये मैं मेंशन कर रहा हूं, देखो हियर इंटरचेंजिंग x एंड y डज नॉट गिव द रिक्वायर्ड नॉर्मल। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे हमारे पास कोई चारा नहीं है, वी विल हैव टू मेमोराइज दिस, वी विल have to memorize this। हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें याद करना ही पड़ेगा। और अगर ये याद हो गया है तो मेरे ख्याल से ये वाला याद बड़े आसानी से हो जाएगा, रिप्लेस a बाय माइनस a। तो समझो जरा याद क्या करना पड़ा पूरी स्लाइड के ऊपर आपको? केवल एक, ये तो याद हो ही गई, केवल एक और चीज याद करनी पड़ी। यहां पे केवल आपको एक चीज याद करनी पड़ी, मैंने तीनों की तीनों याद करवा दी। यहां पे मैंने आप लोगों को बोला एक भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये फंडा समझ में आता है तो बस। समझ में आई बात? कम से कम याद करना है लेकिन काम मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर है, इनका नोट्स बना लीजिएगा। राइट, चलिए को नॉर्मल पॉइंट्स के बारे में बात कर लेता हूं, हालांकि मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोगों से बात कर ली है। ठीक है, तो देखिएगा जरा, फ्रॉम अ पॉइंट h comma k, let's say h comma k, normals are drawn to the parabola y square is equal to 4ax मान लीजिए। तो मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन एज डिस्कस्ड अर्लियर, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, हाँ या ना? तो हम लोगों ने देखा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? नॉर्मल्स इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ऐसी होती है। अब मुझे ये बोल रहा है कि h कॉमा k से कितनी नॉर्मल्स लिख सकते हो? तो हियर h कॉमा k विल सेटिस्फाई, h कॉमा k को सेटिस्फाई करवाएंगे यहां पर, तो k का वैल्यू एच एम माइनस 2am माइनस am क्यूब ऐसा आ जाएगा। अब दिस इज अ क्यूबिक इन m, मैं इसको थोड़ा एक तरफ लिख देता हूं पहले। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं लिखने जाऊं, जो मैंने क्वेश्चन भी किया था, है ना, मैंने क्वेश्चन के अंदर यही तो किया था, तो मैं इसी चीज को लिखने जाऊं तो मैं लिख सकता हूं am क्यूब प्लस 2a माइनस एच एम प्लस k बराबर 0।
अगर इसी इक्वेशन को लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ए एम क्यूब प्लस 0 इंटू एम स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच इंटू एम प्लस के बराबर 0, हाँ या ना। अब दिस इज अ क्यूबिक इन एम, और अगर ये क्यूबिक इन एम है तो इसके मैक्सिमम 3 रूट्स हो सकते हैं, देयरफॉर m1 m2 एंड m3 आर द पॉसिबल रूट्स, हाँ या ना, बिकॉज क्यूबिक इन एम है। अब मेरी बात जरा समझिएगा, अगर मैं आप लोगों को रिकॉल करवाऊं जो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर पढ़ा होगा, सम ऑफ द रूट्स m1 प्लस m2 प्लस m3 पढ़ा है क्यूबिक इक्वेशन के लिए, क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे ही होता है। तो ये चीज 0 आ रही है, हाँ या ना। दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, वो कितनी आ रही है बताओ जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट है, कितना आ रहा है वो, 2a माइनस एच अपॉन ए, 2a माइनस एच अपॉन ए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है, माइनस के बाई ए, हाँ या ना। तो ये 3 चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, पहली बात तो ये। अच्छा समझो जरा, को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी समझ लो, कि अगर आपका पैराबोला है ये रहा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और आपको एक पॉइंट, एक मिनट, हाँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपका पैराबोला है। अरे कहां जा रहा है, रुक जा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपका पैराबोला है। तो आप जरा समझिएगा, इस पॉइंट से आप मैक्सिमम कितनी नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं सर, 3। तो मान लीजिए एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ गई, एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ गई, और एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ गई। अब नॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मल का मतलब ये है कि आपने इस पॉइंट पर जब टेंजेंट डाली तो उसके परपेंडिकुलर ये लाइन जा रही है, आपने इस पॉइंट पे जब टेंजेंट डाली तो उसके परपेंडिकुलर ये लाइन जा रही है, और जब आपने इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट डाली तो उसके परपेंडिकुलर ये लाइन जा रही है, तभी जाके तो ये तीनों की तीनों नॉर्मल होंगी उस पैराबोला के ऊपर, हाँ या ना। तो ये जो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं ए बी एंड सी, इन्हीं को हम बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। हियर इन द डायग्राम बिलो, इन द डायग्राम बिलो, ए बी एंड सी आर को नॉर्मल पॉइंट्स, राइट। मतलब किसी एक पॉइंट से अगर 3 नॉर्मल मैक्सिमम ड्रॉ करी जा सकती है, तो मान लीजिए एक ने ए, एक बी पर है, एक सी पर है, तो ये ए बी और सी जो पॉइंट्स हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं। क्लैरिटी है इतनी सारे के सारे बच्चों को। तो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, क्या बोल रहा है अपने को, इफ द 3 नॉर्मल्स ड्रॉन टू द पैराबोला दिस, पहली बात तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कैटेगरी का है, जहां पे a का वैल्यू हाफ है। तो अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखूंगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, इस तरीके से मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखता हूं। तो हियर a इज इक्वल टू मेरा हाफ है, तो मेरी नॉर्मल की इक्वेशन कैसी हो जाएगी वो तो मैं लिख ही सकता हूं। चलिए पहले नॉर्मल का क्वेश्चन आया है तो नॉर्मल की इक्वेशन तो लिख ही देते हैं। तो मेरी नॉर्मल की इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसी हो जाएगी बच्चों, राइट है, मेरी नॉर्मल की इक्वेशन ऐसी कुछ हो जाएगी इन दिस पर्टिकुलर केस। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन मुझसे बोल क्या रहा है। इफ द 3 नॉर्मल्स ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x पास थ्रू द पॉइंट a, 0, तो these normals are passing from a, 0, these normals are passing from a, 0। मैंने कहा हाँ यार, तो a, 0 से इसको पास करवा देते हैं, तो y के जगह तो 0 डाल दिया, और यहां पर दिस a इज डिफरेंट, दिस a इज डिफरेंट, इसको ये a और ये a अलग है, तो मैं यहां पे कैपिटल a ले रहा हूं ताकि यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एग्जाम में अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैं इसको कैपिटल a ले रहा हूं, है ना, हर जगह मैंने कैपिटल a कर दिया ताकि मेरा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, है ना। अब मुझे कैपिटल a का आंसर बताना है बस, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में स्मॉल a आता है और ये जो स्मॉल a है वो अलग है, ठीक है। तो y का वैल्यू 0 डाल दिया, x के जगह पे a डाल दिया, ये आया। मैंने कहा ठीक है यार, अगर ऐसी चीज है तो देखिए, एक तो आप बोल सकते हैं कि सर m कॉमन ले लिया है, एक तो आप m, अगर इसको m को कॉमन ले लिया तो आपके पास ऐसा कुछ आ गया, हाँ या ना।
अब देखिए 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, तो मुझे यहां पे 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एम आर रिक्वायर्ड, हाँ या ना, तभी तो 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। तो 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एम इज रिक्वायर्ड, हाँ या ना बच्चों। और इफ 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एम इज रिक्वायर्ड, तो मुझे एक बात बताइएगा, यहां से तो m इज इक्वल टू 0 आ ही रहा है, फ्रॉम हियर m इज इक्वल टू 0 इज कमिंग, बट यहां से भी मेरे पास 2 रूट्स आने चाहिए, यानी इसको 0 करवाऊं तब भी मेरे पास 2 रूट्स आने चाहिए। तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर, इसको 0 करवाऊं तो भी मेरे पास 2 वैल्यूज आनी चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए बच्चों। अब a की वैल्यू क्या होगी कि भैया यहां पे मेरे 2 रूट्स कम से कम आएंगे, देखेंगे जरा, 2 रूट्स आने चाहिए यहां से, 2 रूट्स यहां से मेरे आने चाहिए, a माइनस 1 टाइम्स m, ओके, माइनस ये इस तरीके का आ गया, और इस चीज को 0 करवाएं तो यहां से मुझे 2 रूट्स मिलने चाहिए। अब 2 रूट्स मिलने चाहिए, कब मिलेंगे, देखो अगर ये वाली चीज नेगेटिव हो गई तब तो एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा, अगर ये वाली चीज 0 हो गई यानी a का वैल्यू 1 हो गया, तब भी यहां पे मुझे दोनों के दोनों रूट्स इक्वल मिल जाएंगे, यानी 3 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे नहीं, सोचो जरा। तो ये चीज जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी जाके बात बनेगी, दिस हैज टू बी पॉजिटिव। To be positive, to get 2 distinct values of m from here, 2 distinct values of m from here, तो ये चीज पॉजिटिव होने का मतलब है a का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं, बताएंगे सारे के सारे बच्चे। यस, देखिए मैं फिर से बताता हूं, हम लोगों ने नॉर्मल की इक्वेशन जिस तरीके से हम लिखते हैं हमने लिख दी, a का वैल्यू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के हिसाब से हमको हाफ दिया हुआ था, हमने लिख दिया, ये इक्वेशन आ गई। अब मुझे ये बोल रहा है कि इस कैपिटल a, 0 से पास करना है, मैंने कहा कैपिटल a, 0 से पास होती हुई 3 नॉर्मल्स लिखनी है, तो कैपिटल a, 0 सेटिस्फाई करवा दिया। अब ये बोल रहा है 3 नॉर्मल्स ड्रॉन, 3 नॉर्मल्स, तो m की 3 वैल्यूज आनी चाहिए, m की एक वैल्यू तो यहां से आ गई, m इज इक्वल टू 0, अब बाकी m की 2 वैल्यूज यहां से आनी चाहिए, अब यहां से m की 2 वैल्यूज आनी चाहिए, यानी ये जब चीज 0 होगी ये वाली, तब 2 वैल्यूज आनी चाहिए। तो मैंने कहा यार ये चीज 0 होगी तब m की 2 वैल्यूज आनी चाहिए, तो ये चीज जब पॉजिटिव होगी तभी तो m की 2 वैल्यूज आएगी। जैसे मान लीजिए ये चीज 4 हो रही है, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के 2 सॉल्यूशंस आते हैं, +2 और -2। अगर मान लीजिए ये चीज नेगेटिव है, m स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो रियल रूट्स आएंगे क्या m के, नहीं आएंगे, तब तो केवल एक ही रियल रूट हो जाएगा, m इज इक्वल टू 0, तो नेगेटिव ये चीज हो नहीं सकती। 0 अगर हो जाती है तब तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे तो यार भैया एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक ये और एक ये, तो टोटल 2 हो जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज पॉजिटिव होती है तो यहां से भी मुझे 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस मिलते हैं, हाँ या ना। जैसे मान लीजिए अगर 4 इज इक्वल टू एम स्क्वायर इक्वेशन को सॉल्व करता हो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगाने के बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 रूट्स आते हैं कि नहीं आते हैं। तो यहां से ये चीज पॉजिटिव होगी तभी तो 2 अलग वैल्यूज और आएंगी m की, तो 2 ये और 1 ये, 3 तभी होंगी, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकती। तो ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 अगर पॉजिटिव है तो a का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। इज इट क्लियर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको, बिकॉज इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर जाती है, राइट। यस, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई है, किस किस को क्लियर हुई है यार, एक बारी मुझे बता दो यार। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर दिल्ली, राइट। चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स भी अपन देख लेते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द 3 कंकरेंट नॉर्मल्स, कंकरेंट नॉर्मल्स यानी एक ही पॉइंट पर मीट करने वाली नॉर्मल्स, तो कहने का मतलब है ये तीनों की तीनों नॉर्मल्स कंकरेंट नॉर्मल्स हैं क्या, नहीं है, एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं तो कंकरेंट नॉर्मल्स हैं। तो कोनॉर्मल्स वाले पॉइंट बेसिकली कंकरेंट नॉर्मल्स से ही मिलके बनते हैं, हाँ या ना। और ये बोल रहा है सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ 3 कंकरेंट नॉर्मल्स इज 0, भैया यही तो देख के आए थे कि m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर 0 होगा। दूसरी बात, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स ऑन द पैराबोला इज 0। क्या मीनिंग है इसका, देखिएगा जरा। अगर मैं इसके पॉइंट बोलूं तो 281 80 स्क्वायर कॉमा 281, इसके बोलूं तो 82 स्क्वायर कॉमा 282, इसके बोलूं तो 83 स्क्वायर कॉमा 283, हाँ या ना। अगर मैं इसका y कोऑर्डिनेट बोलूं या ऑर्डिनेट पूछूं तो 281 इसका, 282 इसका, 283, तो 281 प्लस 282 प्लस 283 का वैल्यू कितना होगा सर। t के जगह तो हम माइनस m डाल देते हैं, हाँ या ना, रिकॉल करो, t के जगह माइनस m डाल देते हैं तभी तो ये स्लोप आता है। तो अगर मुझे t में लिखता हूं, अगर मैं ये इक्वेशन t में लिखता तो m के जगह माइनस t डाल देता
और पूरी की पूरी वही कहानी करता तो यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 भी 0 आ जाता कि नहीं आ जाता। अगर m के जगह में माइनस टी पुट करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 0। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 भी 0 आता है कि नहीं आता है, सोचेंगे जरा सारे के सारे बच्चे। और अगर T1 प्लस T2 प्लस T3 भी 0 आता है तो नोटिस करिएगा बेटा यहां पर ये जो पॉइंट है मेरा ये हो रहा है AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, ये हो रहा है AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 और ये हो रहा है AT3 स्क्वायर कॉमा 2AT3। तो इनके y कोऑर्डिनेट्स का अगर सम करते हैं यानी 2AT1 प्लस 2AT2 प्लस 2AT3 ये भी 0 होगा कि नहीं होगा, 2a कॉमन लेने के बाद T1 प्लस T2 प्लस T3 और T1 प्लस T2 प्लस T3। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि माइनस टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज मैं बोल सकता हूं कि T1 प्लस T2 प्लस T3 भी मेरा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। समझ में आई बात? यस, तो ये चीज होगी। अच्छा, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 को-नॉर्मल पॉइंट्स। को-नॉर्मल पॉइंट्स यानी ए बी सी, यानी ए के कोऑर्डिनेट्स AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, बी के कोऑर्डिनेट्स AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 और सी के कोऑर्डिनेट्स यानी AT3 स्क्वायर कॉमा 2AT3। तो मुझे एक बात बताना जरा, मैं अगर सेंट्रॉइड ऑफ एबीसी लिखता हूं, सेंट्रॉइड ऑफ एबीसी, ट्राइंगल एबीसी ऑब्वियसली, तो ये ऐसा आएगा AT1 स्क्वायर प्लस AT2 स्क्वायर प्लस AT3 स्क्वायर अपॉन 3। क्लास 10th में पढ़ के आए थे x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, वही चीज कर रहे हैं। तो 2AT1 प्लस 2AT2 प्लस 2AT3 अपॉन 3 बेटा। तो ये जो चीज है अपने पास क्या आ गई, ये चीज 0 है कि नहीं है, फील करेंगे जरा, क्योंकि T1 प्लस T2 प्लस T3 0। तो ये चीज 0 है कि नहीं है, यानी आपका सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है। अगर सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है तो द सेंट्रॉइड विल लाई ऑन दी x एक्सिस ओनली। समझ में आई नहीं आई बात? देखो जरा, फील करेंगे सारे के सारे बच्चे। कैन वी गाइस फील दिस? आई बात? अगर नहीं आई तो फिर से मेरी बात सुनना ध्यान से, फिर से रिकॉर्ड मतलब रिप्ले करके इसको। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? यस, बहुत ही बढ़िया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पैराबोला। तो यहां पर हम हर किसी चीज को प्रूव नहीं करेंगे, मैं बस आपको स्टेटमेंट समझा दूंगा एंड आपको अपने माइंड के अंदर ये चीजें याद रखनी है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर बस कॉन्सेप्ट काम आएगा, ठीक है। इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला, मान लीजिए कि कोई भी आपका पैराबोला है, ये आपका पैराबोला है, ठीक है, मैं बनाता हूं आपके लिए। मान लीजिए कि ये आपका एक पैराबोला है, कोई भी पैराबोला हो सकता था, तो ये आपका पैराबोला है लेट से, और यहां पे एक पॉइंट आपको P गिवन है। अब इस P पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट मारोगे तो लेट से द टेंजेंट इज ड्रॉन लाइक दिस, ये टेंजेंट एट P है, ठीक है। तो ये टेंजेंट एट P जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कहां काट रही है, लेट से T पॉइंट के ऊपर काट रही है, T पॉइंट के ऊपर ये काट रही है। और अगर मैं इसी P पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये मेरी नॉर्मल हो गई, ठीक है। तो ये नॉर्मल अगर मेरी एक्स एक्सिस पर या कहूं एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर G पर काट रही है और यहां पे कहीं पे लेट से मेरा फोकस है S, फोकस, दिस इज ट्रू फॉर एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला। कि आपने उस P पॉइंट के ऊपर, कोई भी पॉइंट है P ऑन द पैराबोला, तो उस पर टेंजेंट डाली, उस पर नॉर्मल डाली, टेंजेंट ने एक्स एक्सिस पे या कहूं एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे T पे काटा और नॉर्मल ने एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे अगर G पे काटा है और S आपका फोकस है। तो कहने का मतलब है ST, SG और SP, ST, ST यानी कि ये लेंथ ST, SG और SP, ये तीनों लेंथ हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये प्रॉपर्टी है पहली बात। दूसरी बात, in other words the tangent and normal at a point P on the parabola are bisectors of the angle between focal radius SP and the perpendicular from P on the directrix, ठीक है। चलिए ये इतना कर लेंगे, इससे काम हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कि ये आपका पैराबोला है, ठीक है, हाँ, अब मैं थोड़ा सा मिरर पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने वो पढ़े ना लेंस और वो जूनियर क्लासेस के अंदर, अगर कोई भी रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है तो वो हमेशा कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी।
रे पैरेलल टू एक्सिस अगर आ रही है पैराबोला के अंदर तो वो हमेशा कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। कोई भी रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला अगर आ रही है तो वो रे हमेशा कहां से पास होगी? फोकस से पास होती है। कीप दिस पॉइंट इन माइंड, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम के अंदर कभी भी यूज आ जाए तो प्रॉपर्टी बनी होगी। सेकंड को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। Put off perpendicular from the focus of a parabola on the tangent at any point on the parabola lies at tangent at vertex। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं tangent at vertex क्या होता है। अगर मान लीजिए ये आपका पैराबोला है तो दिस थिंग इज नथिंग बट टेंजेंट एट वर्टेक्स। इसी चीज को क्या बोलते हैं? टेंजेंट एट वर्टेक्स। बिकॉज देखिए ये मेरा वर्टेक्स है, इसी के ऊपर टेंजेंट है कि नहीं है ये वाली लाइन, तो इसी चीज को बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, अच्छा अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये कोई भी पॉइंट है P, इसके ऊपर मैंने टेंजेंट डाली, दिस इज एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला एंड दिस इज टेंजेंट। तो अगर मैं फोकस से, दिस इज एनी टेंजेंट ऑन द पैराबोला, एनी टेंजेंट। तो मैंने अगर ये फोकस A,0 फोकस से अगर मैंने यहां पे परपेंडिकुलर डाला है तो दैट परपेंडिकुलर विल इंटरसेक्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये मेरी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? देखो थोड़ा सा मैं टेंजेंट सही से बनाता हूं तो थोड़ी सी ज्यादा फील आएगी आप। मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों से कि अगर ये आपकी एक टेंजेंट है, ठीक है, एनी टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट आपने पैराबोला के ऊपर ली, अगर आप फोकस से परपेंडिकुलर गिरा रहे हो, फोकस में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, फोकस से परपेंडिकुलर गिरा रहे हो, फोकस से परपेंडिकुलर अगर आप गिराओगे तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स के ऊपर मिलेगा। ये मेरा फोकस है। किसी भी टेंजेंट के ऊपर अगर आप फोकस से परपेंडिकुलर डालोगे या फोकस से पास होता हुआ परपेंडिकुलर डालोगे तो वो इस जगह मिलेगा टेंजेंट एट वर्टेक्स के ऊपर हमेशा। ये प्रॉपर्टी है। इनको प्रूव कर सकते हो आप, इनको प्रूव कर सकते हो इन जनरल लेके कि ये आपका y² = 4ax पैराबोला है, फिर आपने ये पॉइंट ले लिया at² 2at, तो आप टेंजेंट की इक्वेशन t = 0 से लिख दोगे, फिर उसका स्लोप आपके पास आ गया तो आप परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल लोगे, परपेंडिकुलर का स्लोप आ गया, आपकी जो ये परपेंडिकुलर है ये फोकस से पास कर रही है तो ये लाइन की भी इक्वेशन आ गई, ये लाइन का और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां होना चाहिए, तो उससे आपकी ये चीज प्रूव भी हो जाएगी। बट यू शुड रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं। The tangent at any point P on the parabola bisects the angle between the focal chord through P and the perpendicular from P to the directrix। देखिएगा जरा, समझिएगा कि अगर मान लीजिए ये आपका एक पैराबोला है, कोई भी एक पैराबोला है, ये रिजल्ट्स आप प्रूव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मैंने हिंट भी देते जा रहा हूं मैं, हालांकि प्रूव्स आर नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, लेकिन यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, यस। The tangent at any point P on the parabola bisects the angle between the focal chord। फोकल कॉर्ड में ड्रॉ कर देता हूं, फोकल कॉर्ड यानी फोकस से पास होती हुई, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये मेरी फोकल कॉर्ड है, A,0 फोकस, ठीक है, तो ये मेरी फोकल कॉर्ड होगी। ये चीज तो मैं हालांकि बता भी चुका हूं आप लोगों को। The tangent at any point P on the parabola bisects the angle between the focal chord through P and the perpendicular। अच्छा, ये मेरा मान लीजिए कि कोई P पॉइंट है, तो ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द डायरेक्ट्रिक्स। मान लीजिए आपने यहां से एक परपेंडिकुलर भी गिराया डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, ठीक है, तो ये वाला मान लीजिए ये परपेंडिकुलर M पर गिरा, तो ये और ये वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर पता है क्या होगा? टेंजेंट एट P। कहने का मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूं आप लोगों को। अगर आप P के ऊपर टेंजेंट लिखोगे ना तो P के ऊपर टेंजेंट इस तरीके से निकल जाएगी, तो ये वाला एंगल थीटा अगर है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये बोलना चाह रहा है वो। मतलब ये मेरी फोकल कॉर्ड हो गई पासिंग थ्रू P, ठीक है, और इस P से ही आपने एक परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर गिरा दिया, तो जो ये एंगल आ रहा है
टेंजेंट उसका एंगल बाइसेक्टर होगी, मतलब टेंजेंट उसके बिल्कुल बीच से जाएगी। कहने का मतलब है ये वाला एंगल भी थीटा, टेंजेंट और ये इसका टेंजेंट और इस लाइन का एंगल भी 90 डिग्री, और टेंजेंट और इस फोकल कॉर्ड का एंगल भी सेम होगा, थीटा थीटा, राइट, एंगल बाइसेक्टर होगा। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वो फोकस से पास करेगी। मतलब मान लीजिए अगर कोई भी रे जो है वो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला अगर आ रही है, तो वो पास कहां से होगी? फोकस से पास होगी। ठीक है, ये मेरा फोकस होगा। रे पैरेलल टू एक्सिस अगर आ रही है, ठीक है बेटा, ये एज अ रिजल्ट ही याद करने अपने को, क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम आ जाए तो ये रिजल्ट ही काम आते हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। पहली बात अगर मैं बोलूं तो मेरा लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज बताओ मुझे। सर जो मेरी लेटेस्ट रेक्टम थी ना, उसके एक्सट्रीमिटीज थे, मान लीजिए ये A,2A और A,-2A ऐसे थे सर, और ये पैराबोला मेरा y² = 4ax। अब यहां पे आप अगर टेंजेंट डालोगे A,2A पे और A,-2A पे, तो टेंजेंट तो ऐसी हो गई भैया, ये तो टेंजेंट्स हो गई इन दोनों पॉइंट पे। इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे अगर आप नॉर्मल भी डालोगे, नॉर्मल अगर डालोगे तो यहां पे नॉर्मल डाला आपने तो नॉर्मल विल बिहेव लाइक दिस, यहां पे नॉर्मल डालोगे तो द नॉर्मल विल बी बिहेविंग लाइक दिस। तो ये जो 4 पॉइंट्स मेरे आ रहे हैं, ये जो 4 पॉइंट्स मेरे आ रहे हैं, बेसिकली ये दोनों जो है वो यहां पे मीट करेंगे। लेट मी ड्रॉ इट नीटली फॉर यू गाइज। ये एक नॉर्मल हो गई मेरी, और एक नॉर्मल मेरी ये हो गई। तो ये वाले जो पॉइंट हैं वो हो जाएंगे मेरा 3a,0, और ये वाला जो पॉइंट है मेरा, दिस इज ऑल्सो ऑन दी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ओनली। थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देना, ठीक है, मैं ही कर देता हूं, ट्यूशन ना रहे। ठीक है, याद ही करने यार, कुछ भी नहीं, ठीक है, प्रूफ कोई रिक्वायर्ड नहीं है, होते तो मैं खुद करवा देता। ठीक है, ये टेंजेंट से मेरी, ठीक है, ये टेंजेंट से मेरी, दीज टू आर टेंजेंट। ये पॉइंट होगा मेरा -a,0, और ये दोनों चीजें जो है वो मेरी नॉर्मल्स हैं, नॉर्मल्स। ठीक है, और ये नॉर्मल्स कहां मीट करेंगे? 3a,0 पे, और ये क्या बनाएगा? स्क्वायर। दिस इज अ स्क्वायर, ये शेप पूरा स्क्वायर है। लेट मी राइट इट ओवर हियर। ये P है, ये Q है, ये R है, और ये S है, तो PQRS इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद है। रिजल्ट्स हैं सेमी लेटस रेक्टम, ठीक है, ये भी रिजल्ट आप याद रख लीजिएगा। अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दी, मतलब सर्कमस्क्राइबिंग यानी उन तीनों को नॉर्मल पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल होगा वो वर्टेक्स से भी पास होगा पैराबोला के लिए, यानी 0,0 से पास होगा। So that is written like this. Any tangent to the parabola and perpendicular, you guys can definitely feel all these. इसको फील कर सकते हो सभी को, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। अभी ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको प्रूव कर सकते हो घर पे बैठ के आराम से। ये एज अ रिजल्ट मैंने डाल दिए ताकि इन केस अगर आपके कभी भी प्रॉब्लम्स के अंदर ये चीज आ जाए तो आपका काम बन जाए, राइट। चलिए तो अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी क्या, कि अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स डाल रहा हूं पैराबोला के ऊपर, तो हाउ मेनी टेंजेंट्स आई कैन राइट डाउन? 2। मैंने आप लोगों को बताया था कि इन ऑर्डर टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन नॉट यूज t = 0, बिकॉज t = 0 जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट के केस में टेंजेंट का इक्वेशन नहीं देती, रादर वो किसका देती है पता है? वो देती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है जरा समझो। ये P पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है, आपने एक टेंजेंट मारा तो वो Q पर टच किया टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट मारा तो वो R पर टच किया पैराबोला को। तो Q और R जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड है, वही मेरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। कॉर्ड ज्वाइनिंग point of contacts of tangent drawn from P, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं?
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोल रहे हैं। तो t इज इक्वल टू 0, अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट को यूज करके t इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूं तो t इज इक्वल टू 0 विल नॉट गिव मी टेंजेंट, रादर इट विल गिव मी दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसीलिए मैं बोला था t इज इक्वल टू 0 से अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट तो वो गलत आएगी, बिकॉज t इज इक्वल टू 0 जो है वो रादर मेरे पास क्या आएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगी। एक आधा क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। बट ये देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट p x1, y1 is given as t is equal to 0। t कैसे लिखते हैं, y स्क्वायर को y into y1, x को लिखते हैं x plus x1 by 2 and that's it। It looks like कि equation of tangent आएगी, but this is not a tangent because the point is not lying on the parabola। The p point x1, y1 is not lying on the parabola, इसीलिए वो tangent की equation नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। tangents are drawn from a point -2, 1 to the parabola, find the equation of। ये देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार मैं chord of contact पूछ रहा हूं। ये वही क्वेश्चन है देखिए, लेकिन इस बार मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, इस बारी मैं आपसे chord of contact पूछ रहा हूं। तो मैंने देखा था -2, 1 is not lying on the parabola। तो अब मैं chord of contact पूछ रहा हूं, तो उसका मतलब क्या है, पहले तो मतलब समझ लिए। यहां से टेंजेंट मारी ऐसे, यहां से टेंजेंट मारी ऐसे, तो इस पैराबोला को यहां पे टच किया इसने, इसने यहां पे टच किया, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है वो है मेरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और वो आती है t इज इक्वल टू 0 से। समझ में आ रही है बात, फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो t इज इक्वल टू 0 अगर आप अप्लाई करते हैं तो देखते हैं जरा, t इज इक्वल टू 0 गिव्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहर का पॉइंट है इसीलिए। ठीक है, ये टेंजेंट का इक्वेशन नहीं देता, ये किसका देता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, आई होप आप लोगों ने सर्कल्स में भी पढ़ा होगा। तो भैया y स्क्वायर की जगह पे y इंटू y1 लगाओ जरा, y1 का वैल्यू 1, x के जगह पे x प्लस x1 बाई 2 यानी ये। तो बस इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आपके पास आ गया ऐसा। तो दिस इज योर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। जो इक्वेशन है वो किसका आएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का आएगा। इजी है कि नहीं है सारे के सारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई बारी क्या होता है कि देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे समझिएगा, अगर आपका ये एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ले लीजिए। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बीच में एक पॉइंट आ रहा है p, यहां से पास होने वाली कितनी कॉर्ड होगी, तो एक ये कॉर्ड, एक ये कॉर्ड, एक ये कॉर्ड, एक एक कॉर्ड, इनफाइनाइट सच कॉर्ड्स विल बी देयर, यस और नो। लेकिन इन इनफाइनाइट कॉर्ड्स में से एक कॉर्ड ऐसी होगी जिसके लिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये वाला, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे। केवल एक ही कॉर्ड ऐसी होगी, एक पॉइंट कोई भी अंदर है पैराबोला के, तो वहां से इनफाइनाइट कॉर्ड्स पास कर सकती हैं, लेकिन उन इनफाइनाइट कॉर्ड में से एक कॉर्ड ऐसी होगी जिसके लिए कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो आपको वो कॉर्ड अगर लिखनी है तो ये चीज बोलना चाह रहा है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट x1, y1, तो वो लिखने की बात है। ये चीज सेम आप लोगों ने सर्कल्स के अंदर पढ़ी होगी। तो यहां पे इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू s1, t को लिखना आता ही है, s1 भी आप लोगों को लिखने आता है। तो आप इस कॉर्ड की इक्वेशन जो है वो बड़े आसानी से लिख सकते हो, जिसका कि मिड पॉइंट आपको गिवन है। बेसिकली इस कॉर्ड का मिड पॉइंट ही तो हो गया p। अब तो वो इक्वेशन मैं कैसे लिखता हूं, t बराबर s1 से। तो देखते हैं एक क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला विच इज बाइसेक्टेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। कहने का मतलब है कि आपके पास एक पैराबोला है, आपके पास एक पैराबोला है बच्चों, और वो पैराबोला की एक कॉर्ड है, वो पैराबोला की एक कॉर्ड है जो कि 3,1 पर बाइसेक्ट हो रही है। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यहां से यहां तक का लेंथ और यहां से यहां तक का लेंथ इक्वल है। तो आप इस कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखते हो, t इज इक्वल टू s1 से लिखते हो। t कैसे लिखते हैं, t लिखने का तरीका तो आप जानते हैं, y स्क्वायर के जगह पे y इंटू y1, x के जगह पे x प्लस x1 बाई 2, ये तो हो गया आपका t। s1 कैसे लिखते हैं आप लोगों को वो भी पता ही है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल के अंदर अपन ने, विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला के अंदर अपन ने किया, ये y स्क्वायर माइनस 4x, ये आपका s हो गया। और इसी के अंदर आप वो पॉइंट डाल दीजिए, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3,
ये जो इक्वेशन आई है आपकी, दिस इज नथिंग बट chord whose midpoint is given, वो हो गई chord whose midpoint is given। ऐसी chord जिसका की मिड पॉइंट गिवन है वो हो गई। यही कि यही सेम चीज सर्कल्स में भी करके आए हैं, इसलिए मैं ज्यादा यहां पे फोकस नहीं कर रहा हूं। chord whose midpoint is given, राइट, ये सारी की सारी चीज करके आए हुए अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब मैंने आप लोगों को बताया एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैं कितनी टेंजेंट्स लिख सकता हूं, दो टेंजेंट्स, एक ये वाली एक ये वाली। मान लीजिए कि ये वाली इक्वेशन है L1 इज इक्वल टू 0 और ये टेंजेंट है L2 इज इक्वल टू 0। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब क्या है? पेयर ऑफ टेंजेंट्स मींस कि मैं L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0 लिखना चाह रहा हूं, यानी दोनों लाइंस का प्रोडक्ट L1 इक्वल टू 0 और L2 इज इक्वल टू 0। तो L1 और L2 को मल्टीप्लाई किया और इधर 0 इंटू 0 किया तो 0 आता है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब है दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू दिस 0 इंटू 0। उसको लिखने का तरीका सर्कल्स में आप लोगों ने देखा है, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बस जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी वो। जैसे ये देख लेते हैं, हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने देखा था कि -2, 1 इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो वहां से पैराबोला के ऊपर कितनी टेंजेंट्स डल सकती है? 2 टेंजेंट्स डल सकती है, ये बात हम जानते हैं। हमने पहले तो ये देखा था कि वहां से हम टेंजेंट निकालेंगे कैसे, टेंजेंट की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 विल नॉट गिव अस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, रादर इट विल गिव अस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मेरे को बोल रहा है कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालो, यानी कि दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, ऐसा कर लो या तो। और या फिर अपने पास एक तरीका है पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिखने का, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सेम चीज सर्कल में भी थी, S की वैल्यू कैसे लिखेंगे? y स्क्वायर माइनस 4x। S1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे? y के जगह पे 1 डाल दिया और x के जगह पे -2 डाल दिया, ये S1 हो गया। और t स्क्वायर, तो t का वैल्यू कैसे लिखते हैं? y इंटू y1 -4 इंटू x प्लस x1 बाई 2, ये आपका t का वैल्यू हो गया। और टी स्क्वायर लिखना है, बस आप इसी चीज को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपके पास पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी बच्चों। तो ये कितनी आ रही है? y स्क्वायर माइनस 4x टाइम्स ये आ रही है 9, ओके, इज इक्वल टू y माइनस 2x और ये कितना आ रहा है? -4 मेरे ख्याल से, यस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, यस, और ये स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। आई होप आप लोगों को सिंप्लीफाई तो करना आता ही होगा। ये हो गया 9y स्क्वायर माइनस 36x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है, तो y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4xy माइनस 16x प्लस 8y। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई दिस टू गेट, फर्दर सिंप्लीफाई दिस टू गेट pair of tangent, that's it। SS1 बराबर टी स्क्वायर। सेम चीज सर्कल्स में भी है, यही की यही चीज एलिप्स में भी आएगी, यही की यही चीज हाइपरबोला में भी आएगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, जिसका सर्कल इजी है उसके लिए आगे वाली चीजें और आसान हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने जो पैराबोला पढ़ा है, आज जो चीजें पढ़ी हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी। भैया आई कि नहीं आई, जरा मुझे ये बताएंगे यार सारे के सारे बच्चे। कुछ टफ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपने मेरे तरीके से, जिस तरीके से मैंने चीजों को बोला है और जो जो चीजें मैंने बोली आपने उसको याद कर लेना है बस, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। धीरे 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 आदत पड़ जाएगी उन चीजों की, और आदत पड़ जाएगी तो आप, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप सारे के सारे सवाल जो है वो सही कर लोगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इस सेशन के अंदर भी जेई के करवाए हैं, पिछले सेशंस के अंदर भी मैंने रिसेंट ईयर्स के जेई के क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप लोगों की होलिस्टिकली प्रैक्टिस हो गई है। कुछ क्वेश्चंस अगर आप स्टार्टिंग में नहीं सही कर पाओ तो दिल छोटा मत करना, आप धीरे 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 आपको अभी जो क्वेश्चंस है, हो सकता है आपको क्वेश्चंस जो एलिप्स के साथ क्लब्ड भी मिल जाए, पैराबोला के हाइपरबोला के साथ क्लब्ड वाले क्वेश्चंस भी मिल जाए, पर उन क्लब्ड वाले क्वेश्चंस में भी कुछ भी खास नहीं है, इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूं। बहुत ही इजी चैप्टर है, बट हाँ, ज्योमेट्री पे जितना ज्यादा आप कमांड बनाएंगे, जितने ज्यादा आप रिजल्ट्स रिमेंबर करेंगे, उतना आप लोगों के लिए पूरे के पूरे कॉनिक सेक्शंस में बेहतर होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, कीप एंजॉइंग, लेट्स मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।